बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करना है कि जैसे ही तालिबान की विक्ट्री हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो ये चीज़ जो है ये इंडिया के लिए भी एक टेस्ट है और पूरे रीजनल पीस के लिए भी ये एक टेस्ट साबित होगा। आप जो कुछ भी कहें, लेकिन जिस तरह से तालिबान ने एक फास्ट ऑक्यूपेशन की है अफ़गानिस्तान के ऊपर, इसने पूरी दुनिया को सरप्राइज़ भी किया है और हैरान भी किया है, ख़ास तौर पर डिप्लोमेसी एक्सपर्ट्स को, कि किस तरह सिर्फ 10 दिन के अंदर एक 3 लाख फ़ौज बराए नाम जो है वो इतने यानी कि थोड़ी तादाद के अंदर तालिबान को शिकस्त दे देती है। लेकिन एक और अंदाज़े के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने वाली जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और बाकी जितने भी सोल्जर्स जिनकी तनख्वाहें वसूल की जाती रही हैं अफ़गान लीडरों की तरफ से, वो गोश्त सोल्जर्स कहलाए जाते हैं, यानी कि हकीकत में वो वजूद ही नहीं रखते थे। तो यही वजह है कि तालिबान इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की और आज वो पूरी दुनिया के सामने खड़े हुए हैं। जैसे ही काबुल जो है वो तालिबान के हाथों में आता है, तो बहुत सारे जो ममालिक हैं वो उसी वक्त अपने डिप्लोमेट्स को निकालना शुरू कर देते हैं और अपने सफारतकारों को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि उनकी पिछले 20 दहाइयों के यानी कि 20 सालों में उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हुई, या उनकी कितनी डेवलपमेंट वर्क जो है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद था। वो इसको भूल के सबसे पहले कोशिश यही आजकल भी कर रहे हैं कि वो अपने डिप्लोमेट्स को वहाँ से निकालें। अब जैसे ही तालिबान को अफ़गानिस्तान के अंदर सक्सेस मिली है, तो ये चीज़ एक सिग्निफिकेंट चेंज पैदा करती है पूरे साउथ एशिया जियोग्राफिकल पॉलिटिक्स के अंदर, ख़ास तौर पर इंडिया के लिए इस तरह क्योंकि इंडिया का हिस्टोरिकली जो है डिस्प्यूट है विद इट्स नेबर्स, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और चाइना के साथ। इनके साथ ना उसका मतलब कोई स्ट्रेंड रिलेशंस हैं, बल्कि उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं इन दोनों ममालिक के साथ। लिहाजा पाकिस्तान और चाइना जो हैं, इन दोनों ममालिक के लिए ये कहा जाता है कि आने वाले दिनों में या फ्यूचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसका एक अनसेफ बॉर्डर है तकरीबन 2430 किलोमीटर का, यानी कि डोरेंट लाइन का अफ़गानिस्तान के साथ, मतलब डोरेंट लाइन जिसको कहा जाता है अफ़गानिस्तान के साथ। और पाकिस्तान की सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी कि वो किसी न किसी तरह अफ़गानिस्तान के साथ अपने इस बॉर्डर डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व कर ले। और अब चाइना भी जो है वो अपने इंटरेस्ट को शो करने से पीछे नहीं हट रहा। ये चीज़ शो करती है कि आज से कुछ दिन पहले या 1 महीना पहले जब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो है वो मीटिंग करते हैं तालिबान के सीनियर लीडर्स के साथ, तो ये चीज़ शो करती है कि अब बीजिंग जो है यानी कि चाइना का कैपिटल, वो अब इस वार के अंदर कोई साइलेंट प्लेयर के तौर पर नहीं उभरेगा, बल्कि वो भी अब अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर सामने आएगा। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अब अगर जब चाइना और पाकिस्तान जियोग्राफिकल अपनी लोकेशंस के हवाले से अफ़गानिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो ये चीज़ जो है ये एक जियोग्राफिकल चेंज लेकर आएगी, और ये चीज़ जो है वो तमाम उन मामलात को रिवर्स कर देगी जो पिछले 20 सालों के अंदर हुए थे। अफ़गानिस्तान जो है वो अपना अलाइंस काबुल की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ अब तोड़ चुका है। वेस्टर्न पावर्स और दूसरी डेमोक्रेसीज जैसे इंडिया हैं, अब उनके साथ इसका कोई लिंक नहीं है, और तालिबान ने कहा है कि वो शरिया लॉ को इन्फोर्स करेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन अब दुनिया जो है उसकी नज़रें पाकिस्तान, रशिया, ईरान और चाइना की तरफ हैं कि किस तरह ये ब्लॉक आपस में इकट्ठा होकर एक पूरा रीजनल प्लेयर के तौर पर अपना रोल प्ले करेगा इस पूरी अफ़गानिस्तान गेम के अंदर। बहुत सारे इंडियन जो हैं वो इस इशू को इस तरह देख रहे हैं कि जैसे ये अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का आना इंडिया के लिए एक लॉस है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। एक इंडियन फॉरेन डिप्लोमेट है जिनका नाम है जितेंद्र नाथ मिश्रा, उन्होंने तालिबान के बारे में कहा है कि तालिबान को कन्विंस करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि बहुत सारे पहले भी जो पश्तून लीडर्स थे, मतलब तालिबान के अंदर पश्तून लीडर्स तो हैं, लेकिन मोस्टली तौर पर वो अफ़गानिस्तान के साथ जो सरहद मिलती है पाकिस्तान बॉर्डर, उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी तालिबान के साथ यही होगी कि वो इस बॉर्डर को उनसे एक्सेप्ट करवाए, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को सपोर्ट करता रहा है। अशरफ गनी की जब गवर्नमेंट थी तो वो भी यही कहता था कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को सेफ हेवन प्रोवाइड करता रहा है। लेकिन अब चूँकि तालिबान आ चुके हैं तो पाकिस्तान की टॉप प्रायोरिटी यही है कि वो डोरेंट लाइन को एक्सेप्ट उनसे करवा ले। भले ही इसकी फेंसिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की प्रायोरिटी है कि इसको इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम किया जाए।
ये बात भी एक हकीकत है कि तालिबान की जो गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर बनी थी, यानी कि तालिबान गवर्नमेंट की जो अफ़गानिस्तान के अंदर थी, पाकिस्तान जो है उसके ऊपर यानी कि काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम था, यानी कि पाकिस्तान ये समझता था कि इंडिया जो था वो इससे पहले अशरफ गनी की जब हुकूमत थी तो पाकिस्तान जो है वो ये समझता था कि इंडिया अशरफ गनी के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल करता आया है। लेकिन अब जो है पाकिस्तान इस वक्त इतना खुश नहीं था कि जितना पाकिस्तान अब, चूँकि क्योंकि इसकी वजह यह है कि अब पाकिस्तान को कम से कम ये ख़तरा हट चुका है कि अब अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी, कि जिस तरह पहले अशरफ गनी के वक्त जो है अमेरिका और इंडिया के आपस में क्लोज टाइज़ बन चुके थे और अशरफ गनी जो है वो इस्लामाबाद से मुंह मोड़ते हुए दिल्ली की तरफ उनका मुंह हमें होता हुआ नज़र आ रहा था। तो यही वजह है कि अब पाकिस्तान को जो है वो अपने जो स्ट्रेटजिक गोल्स हैं वो इंडिया की निस्बत ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे हैं और अब पाकिस्तान अपने आप को शो कर भी सकता है कि वो एक बड़ा रीजनल विनर जो है वो सामने आया है, क्योंकि अब उसके इंटरेस्ट जो हैं वो प्रोटेक्ट हो सकेंगे। अब इस्लामाबाद के पास मतलब अब इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है कि वो अब मतलब अपने हर मौसम के फ्रेंड यानी कि चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के यानी कि वहाँ पर अमन कायम कर सकता है, वहाँ के लोगों के साथ अपना रिलेशन बना सकता है, उसकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ कर सकता है। क्योंकि अब बीजिंग भी जो है अफ़गानिस्तान मतलब चाइना का जो कैपिटल है वो भी अब इस चीज़ से पीछे नहीं हट रहा। लिहाजा अब चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अफ़गानिस्तान के अंदर बूस्ट करेंगे और चाइना जो है वो यही चाहता है कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर जो मिनरल्स हैं, ख़ास तौर पर लिथियम जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा है कि इसको मतलब कहा जाता है कि ये सऊदी अरेबिया है लिथियम के हवाले से, यानी कि जिस तरह सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा ऑयल है इस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा लिथियम है। और लिथियम एक ऐसी यानी कि मिनरल होता है जो अमूमी तौर पर इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर बनाया यानी कि उसके लिए इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक कार्स को बनाने के लिए, इसके अलावा मोबाइल्स को बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि अब अगला वक्त जो है वो कार्बन फ्री कार्स जो हैं वो आ रही हैं, तो इस हवाले से लिथियम की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन साथ साथ चाइनीज़ की कंपनी उस वक्त तक वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी जब तक उनको वहाँ पर सिक्योरिटी और करप्शन जो है यानी कि इन दोनों मामला से उनकी जान ना छूट जाए। क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से देखें तो तालिबान के अगेंस्ट अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो अपनी जीडीपी का 29% जो है वो खर्च करते थे अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, जबकि बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो सिर्फ 3% खर्च करती हैं अपनी सिक्योरिटी के ऊपर। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी के भी खतरात थे और करप्शन तो वैसे ही हर एक को पता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन चाइना जो है वो इस हवाले से भी कंसर्न है कि हमारी कंपनी से उस वक्त तक नहीं करेंगी जब तक उनको ये यकीन दहानी ना करवाई जाए कि वहाँ पर करप्शन जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा चाइना जो है वो प्रेशराइज़ कर सकता है तालिबान को, बल्कि वो कर भी रहा है कि वो जो ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूवमेंट है चाइना के अंदर, ख़ास तौर पर उसका जो जिनजियांग प्रोविंस है जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी यानी कि ज़्यादा है, तो वो उनको कह सकता है कि आप अपनी सरज़मीन को इनके ख़िलाफ़ चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और बेशक तालिबान ने यह वादा भी किया है कि वो अपनी सरज़मीन को किसी भी फ़ॉरेन कंट्री के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा। इसके अलावा अब लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि बीजिंग को अब थोड़ा केयरफुल होकर रहना चाहिए, क्योंकि उसको किसी भी किस्म के ट्रैप के अंदर नहीं फंसना चाहिए कि जिस तरह बाकी दुनिया या ख़ास तौर पर जो वेस्टर्न पावर्स, जिसमें पहले यूके फंसा, फिर यूएसएसआर आया, फिर उसके बाद जो है रशिया, मतलब वो क्या नाम है अभी यूएसए, यानी कि इसको ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर जिस तरह कहा जाता है। तो चाइना को इनकी गलतियों से सबक सीखना चाहिए और वो गलतियाँ नहीं दोहरानी चाहिए जो ये मुल्क वहाँ पर दोहराते रहे हैं। अब अगर रशिया और ईरान की बात करें तो ये भी दोनों उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते के ऊपर पाकिस्तान और चाइना चल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ममालिक जो हैं इन्होंने ना तो अपनी एम्बेसीज को खाली किया है और ना ही अपने एम्बेसी के स्टाफ को वापस बुलाया है। तो अब आने वाला वक्त जो है फ्यूचर, वो पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान, ये ब्लॉक जो है ये अफ़गानिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। अब बात करते हैं इंडिया के पास कौन सी ऑप्शन बचती है या इंडिया वहाँ पर क्या कर सकता है। इंडिया इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्री नहीं है जितनी इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान, यूएस, रशिया या दूसरे, यानी कि अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरह उनके हालात रहे हैं इस तरह इंडिया के हालात वहाँ पर नहीं रहे हैं या इंडिया के रिलेशन इस तरह नहीं रहे हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि इंडिया के हमेशा से
अफ़गानिस्तान के साथ डिफेंस और कल्चरल कोऑपरेशन जो है वो रही है, और आज भी मौजूदा वक्त में भी अफ़गान सिटीज़न जो हैं वो इंडिया के अंदर एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, वहाँ पर काम भी कर रहे हैं या इलाज वगैरह भी वहाँ पर अपना करवा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सिटीज़न यानी कि हज़ारों की तादाद के अंदर। मिस्टर मिश्रा जो हैं वो ये कहते हैं कि दिल्ली के लिए मतलब इंडिया के लिए कोई ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं, या तो इंडिया के लिए बुरे ऑप्शंस हैं या इंडिया के लिए बहुत बुरे ऑप्शंस हैं, इसके अलावा उसके लिए कोई चारा नहीं। और ये चीज़ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो तालिबान को एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब रिलेशन रहे हैं तालिबान के साथ जब 1996 से 2001 तक हुकूमत रही थी तालिबान की। क्योंकि 1999 के अंदर जिस तरह रशिया और चाइना ने भी तालिबान के रिजम को रिकॉग्नाइज़ कर लिया था, ये इंडिया के लिए इस तरह का फ़ैसला करना एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इंडिया के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही बचता है कि वो फिर भी तालिबान के साथ अपना लिंक जो है वो कायम रखे। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को पेचीदा बना देते हैं कि ये एक दूसरे के साथ रिलेशन कायम कर सकते हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि 1999 के अंदर एक इंडियन तैयारा जब हाईजैक होता है तो तालिबान उसको कंधार एयरपोर्ट के ऊपर जो है उसको सेफ़ हेवन प्रोवाइड करते हैं और उसको प्रोटेक्शन देते हैं। लिहाजा इंडिया जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस इंसिडेंट को आज भी नहीं भूल पाया, ख़ास तौर पर इंडियन लोग। तो मतलब किस तरह के उनका प्लेन हाईजैक हुआ और फिर तालिबान ने उसको सेफ़ हेवन किया। ख़ास तौर पर अब हम यानी कि एडिशनली तौर पर बात करते हैं तो इंडिया को फिर भी अपने क्लोज टाइज़ रखने चाहिए। मतलब अगर पास्ट की बात करें या मतलब हम बाकी अगर दीगर मामलात के ऊपर देखें इसके अलावा, तो इंडिया जो है उसके जो नॉर्दर्न अलाइज़ हैं या जो नॉर्दर्न रीजन के अंदर जो लोग अफ़गानिस्तान के तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, इंडिया उनको भी उनके साथ इसके काफ़ी क्लोज़ रिलेशन जो हैं वो रहे हैं। ख़ास तौर पर ये वो नॉर्दर्न अलाइंस हैं जो 1996 से 1999 तक इंडिया यानी कि तालिबान के ख़िलाफ़ जो हैं वो लड़ते रहे हैं। लेकिन अगर हम तालिबान के कैप्चर करने के बाद देखें तो इंडिया को जो है वो अब अपने पास्ट को प्रोटेक्ट रखते हुए जो है अपने इंटरेस्ट को बचाना चाहिए और पूरे रीजन को स्टेबलाइज़ करना चाहिए, और उसको चाहिए कि वो अपने रिलेशन जो हैं तालिबान के साथ एक नए सिरे से शुरू करे। लेकिन इंडिया को ये भी कंसर्न है कि अगर उसने तालिबान को रिकॉग्नाइज़ कर लिया या ना भी किया तो फिर भी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जैसे कि जैश मोहम्मद या लश्कर तैयबा वो कहीं से दोबारा एक्टिव ना हो जाएँ और दोबारा इंडिया के ख़िलाफ़ जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ परफॉर्म ना करना शुरू कर दें। लिहाजा इंडिया के लिए इस वक्त ये डिप्लोमेटिक इम्तिहान है कि वो किस तरह से इस चीज़ को देखेगा और वो किस तरह से अपने कश्मीर रीजन को बचा पाएगा, क्योंकि कश्मीर के अंदर भी उसको ख़तरा है कि अब मुजाहिदीन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि कश्मीर की जो सरहद है वो पाकिस्तान के साथ भी मिलती है, चाइना के साथ भी मिलती है, और बीच में जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। अब कश्मीर रीजन को बचाने के लिए इंडिया क्या करता है, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ख़ासकर एक्सपर्ट्स यही बार बार कहते हैं कि इंडिया को तालिबान के साथ अपने रवाबत कायम रखने चाहिए, और ख़ासकर इंडिया को उस अलायंस को भी जाइन रखना चाहिए जो कि यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो बनाएंगे, और वो एक यूनाइटेड कोalition यानी कि उन्होंने कहा है कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ बनाएंगे ताकि तालिबान के ऊपर जो है वो प्रेशर बनाया जा सके। क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि वो एक यूनानिमस रिस्पांस देंगे तालिबान के ख़िलाफ़, तालिबान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ यूनानिमस यानी कि यकजा होकर। लिहाजा बाकी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर नॉर्दर्न अलाइंस जो है वो मज़बूत होता है तो हो सकता है कि तालिबान जो हैं वो थोड़े कमज़ोर पड़ जाएं। लेकिन फिर भी अब रास्ते इंडिया के लिए इतने ज़्यादा आसान नहीं हैं। इसको ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि अगर जैसा उसने फ़ैसला किया ये बहुत बड़ा असरअंदाज होगा पूरे रीजनल पीस और ख़ासकर ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए। तो देखते हैं कि इंडिया क्या फ़ैसला लेता है, क्या वो एक्सेप्ट करता है इनके रीजन को या वो एक्सेप्ट नहीं करता। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।